गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस में अपन पढ़ेंगे सामाजिक न्याय। ध्यान रहे कोई नया शब्द नहीं है सामाजिक न्याय। न्याय के रूप में अगर बात करें तो एक प्राचीनतम धारणा है, यानी जब अब ज्यादातर देशों में लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, वही बात करें अभी वर्तमान में, लेकिन प्राचीन काल में जो राजतंत्र भी थे, यानी राजा का जब शासन था, उस समय भी न्याय मौजूद था। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन बात करते हैं मौर्य वंश या अन्य बहुत सारे ऐसे वंश हुए हैं, जिसमें मौर्य वंश में अशोक शासक हुआ। उनके द्वारा एक धर्म चलाया था, धर्म नहीं था वैसे वास्तविक रूप से कह सकते हैं एक लोक कल्याण के लिए, यानी कार्य करने के लिए ही ऐसा धर्म बनाया गया उनके द्वारा, जिसे धम्म कहा। और धम्म में क्या रखा गया, यानी एक तरह से सराय बाबरी कुएं वगैरह, वही दान वगैरह करना, कर में कम से कम यानी उनको रियायत देना, कम से कम कर लागू करना जनता पर। इस तरह के कार्य अशोक के द्वारा किए गए, अशोक महान के द्वारा, इसलिए महान कहते हैं। वही इनके दरबार में उन्होंने निश्चित किया था कि चाहे मैं रात में 12 बजे यानी एक रात में भी भोजन करता हूं या शयन कक्ष में हूं, यानी सोन जहां बेडरूम जो होगा, तो उस समय में भी यानी जनता में से कोई भी किसी को भी कोई परेशानी है, दिक्कत है, वो फरियाद कर सकता है और उसको न्याय मिलेगा। तो न्याय की अगर बात करें तो न्याय अपने आप में एक प्राचीनतम धारणा है और मानवीय धारणा है। वही इसका प्रयोग की बात करते हैं न्याय की, सबसे ज्यादा यानी इनको जो महत्व दिया यूनानी दार्शनिकों के द्वारा दिया। यूनानी दार्शनिक कौन थे? जिसमें सोक्रात, प्लेटो, अरस्तु, ये यूनानी था। जैसे सोक्रात प्लेटो का गुरु था, प्लेटो अरस्तु का गुरु था। वही एक और महान व्यक्ति हुए हैं जैसे सिकंदर महान, वो यानी सिकंदर महान का गुरु कौन था? अरस्तु। तो इन यूनानी दार्शनिकों के द्वारा न्याय के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में बहुत महत्वपूर्ण यानी बातें की गई हैं। जैसे बात करते हैं प्लेटो की, प्लेटो कहते हैं कि यानी अपना कार्य निर्दिष्ट तरीके से करें, यानी अपना कार्य निर्दिष्ट तरीके से करें और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें। यही क्या है? न्याय। उसे ही क्या कह सकते हैं? न्याय कह सकते हैं। यानी अपना कार्य निर्दिष्ट तरीके से करे, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे। ये इसकी एक तरह से प्लेटो जो है इनकी महत्वपूर्ण परिभाषा है जो न्याय के लिए दी गई। उसके बाद में बहुत सारे न्याय के लिए यानी समर्थक हुए हैं यूनानी दार्शनिकों के बाद, जैसे संत एक्विनास है, वो कहते हैं कि यानी अगर किसी भी राज्य में यानी सभी को पर्याप्त रूप में न्याय नहीं मिलता है तो वो राज्य नहीं, यानी एक तरह से चोर उचोरों की खरीद फरोख्त। इस तरह की यानी न्याय के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है। शुरुआत यूनानी दार्शनिकों के द्वारा की गई। विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं इसके। प्रेम के बहुत से रंग होते हैं और उनकी व्याख्या कर पाना आसान नहीं होता, क्योंकि प्रेम यानी एक तरह से अपन देखते हैं परिवार, रिश्तेदार, वही मित्र, तो इसका कोई यानी एक सटीक परिभाषा नहीं है। फिर भी हम अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा यह समझ लेते हैं कि प्रेम का क्या मतलब है,
क्योंकि प्रेम का मतलब ही कौन समझ पाता है, यानी जीव जंतु। जैसे मानव, ऐसे मानव तो समझता ही है, लेकिन जीव भी समझते हैं। जैसे किसी ने कोई डॉगी पाल रखा तो वो भी एक तरह से प्रेम की भाषा समझता है। उसी तरह न्याय के बारे में भी हमारी एक सहज अनुभूति समझ होती है। हालांकि हो सकता है कि हम उसकी ठीक ठीक परिभाषा नहीं देख सकते। इस मायने में न्याय भी बहुत हद तक प्रेम जैसा ही होता है, यानी न्याय भी किस तरीके से होता है, प्रेम की तरह ही होता है, जिसको अपन समझ जाते हैं कि यहाँ मुझे न्याय मिला है कि अन्याय हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रेम और न्याय दोनों अपने समर्थों में भाव प्रवण अनुक्रिया पैदा करते हैं, यानी मानव के अंदर भाव उत्पन्न करते हैं। और जैसे प्रेम को वैसे ही न्याय को भी कोई बुरा नहीं कहता है, यानी जो न्याय होता है उसको कोई बुरा नहीं कहता। प्रत्येक इंसान अपने लिए कुछ हद तक बाकियों के लिए भी न्याय चाहता है, यानी अपने लिए, वही समुदाय, राष्ट्र, सबके लिए न्याय चाहता है। लेकिन प्रेम और न्याय में एक अंतर है। कह सकते हैं प्रेम एकात्मक भावना से जुड़ा हुआ, एकात्मक भावना से जुड़ा हुआ, लेकिन न्याय सार्वजनिक भावना से जुड़ा हुआ। इसमें सार्वजनिकता का भाव होता है, यानी विस्तार रूप से, यानी एक तरह से बात कर सकते हैं। और ये एकल रूप में हो सकता है, एक व्यक्ति से, यानी परिवार के सभी सदस्य हैं, वहां 2-4 पत्नी, यानी उनके एक दंपत्ति है, पति पत्नी, और उनके 4 बालक हैं, जिनमें से एक बच्चे को ज्यादा प्रेम करते हैं, तो अन्य बच्चे इस चीज से, यानी एक तरह से सोचेंगे कि देखो मम्मी पापा जो है इसे प्रेम करते हैं, नहीं करते। तो यहाँ एक तरह से प्रेम इस तरह से झलक सकता है। लेकिन न्याय की बात करते हैं तो न्याय एक तरह से सभी के सामने किया जाता है। प्रत्येक इंसान अपने लिए कुछ हद तक बाकियों के लिए भी न्याय करता है, लेकिन प्रेम और न्याय में एक अंतर भी है। प्रेम उन लोगों से हमारे रिश्ते का एक पहलू है, यानी रिश्ते जो होते हैं जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं, जबकि न्याय का सरोकार समाज में हमारे जीवन और सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने के नियमों और तरीकों से होता है। जैसे मैं आपसे कह रहा था, यानी प्रेम एकात्मक रूप में होता है, वही न्याय जो है वो सार्वजनिक रूप में होता है, यानी एक समाज की बात इसमें की जाती है, एक समुदाय की बात इसमें की जाती है, जिसके द्वारा समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच सामाजिक लाभ और सामाजिक कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति, जो परिवार के जो सदस्य होते हैं, अपना अपना यानी उनका कर्तव्य होता है। जैसे पिताजी है, कमा कर लाते हैं, माँ घर का जो भी काम है वो करती है। तो इस तरह से अपना, यानी एक तरह से सामाजिक कर्तव्य में बटा होता है। इसलिए न्याय के प्रश्न राजनीति के लिए केंद्रीय महत्व की चीज है। इस अध्याय में पढ़ने के बाद आप सामाजिक न्याय की अवधारणा से जुड़े निम्न मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। आप न्याय के उन सिद्धांतों को पहचान सकेंगे जो अलग अलग समाजों के द्वारा अलग अलग समय में सामने रखे गए। आप समझ पाएंगे वितरणात्मक न्याय क्या है। साधारण, यानी एक तरह से वितरणात्मक न्याय ये दिया था अरस्तु के द्वारा किया गया। वितरणात्मक न्याय में क्या होता है, यानी ये कहते हैं कि समाज में सभी वर्ग समुदाय के लोग रहते हैं और उसमें सभी को पद की बात करें, यानी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की बात करें, ये सब कैसे मिलती है, यानी जो व्यक्ति योग्य होगा उसी को ही मिलेगी। जैसे स्कूल के मैनेजमेंट की अपन उदाहरण के तौर पर बात करें, डायरेक्टर की अपनी अलग, वही टीचर अलग, वही चपरासी, 4th क्लास कर्मचारी, तो अपना यानी अलग अलग एक मान सम्मान है उनका, एक पद है। तो इस दायरे में यानी एक तरह से उस आधार पर न्याय का वितरण किया जाना चाहिए। न्याय का मतलब ये भी नहीं है कि गधे घोड़े एक साथ हो जाए, ठीक है ना, यानी जैसी जिसकी योग्यता उसी आधार पर उसको पद प्रतिष्ठा यानी मान सम्मान मिलना चाहिए, उसी आधार पर उसका वेतन मिलना चाहिए। तो वितरणात्मक न्याय से मतलब यह है। वहीं
जॉन रॉल्स, जो आधुनिक न्यायवादी विचारक इनको कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। यानी हम जॉन रॉल्स को क्या कहते हैं? आधुनिक न्यायवादी विचारक कहते हैं। इनके द्वारा एक पुस्तक थी जिसका नाम था ए जस्टिस ऑफ थ्योरी। इनकी पुस्तक थी जॉन रॉल्स की, न्याय के ऊपर। जॉन रॉल्स, इनकी पुस्तक का नाम था ए जस्टिस ऑफ थ्योरी। महत्वपूर्ण पुस्तक है और इन्होंने यानी एक तरह से आधुनिक न्यायवादी विचारक इनको कहा जाता है। जॉन रॉल्स इस तरह की चर्चा करेंगे कि निष्पक्ष और न्यायपरक समाज सभी सदस्यों के हित में होता है और इसे तार्किक आधार पर सिद्ध किया जाता है। तार्किक आधार पर न्याय किस रूप में मिलना चाहिए? सत्य के आधार पर मिलना चाहिए। तार्किक का मतलब है यानी पूरी तरह से जांच पड़ताल करके। यानी कभी कभार क्या होता है, कोई एक व्यक्ति है और उसने अपराध नहीं किया है, किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसे फंसा दिया गया है, लेकिन पूरी तरह से यानी उसकी जांच पड़ताल की जाए, तब जाकर यानी एक तरह से कोई भी यानी न्यायालय में जब उसको सजा दी जाती है तो सजा देने का भी ऐसा नहीं कि तुरंत ही सजा दे दी जाए दूसरे के कहने पर, बल्कि उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल होकर ही उसकी सजा मुकर्रर होती है। न्याय क्या है? तमाम संस्कृतियों और परंपराओं को न्याय से प्रसंग से जुड़ना पड़ा है, भले ही उन्होंने इस अवधारणा की व्याख्या विभिन्न तरीकों से की। उदाहरण के लिए अगर बात करते हैं प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा हुआ था। यानी भारत की बात करें, भारत एक ऐसा देश है जो धर्मपरायण देश है भारत, और भारत में जो न्याय है वो किससे जुड़ा हुआ है? धर्म से जुड़ा हुआ। जैसे अपन बात करते हैं कभी कभार राजा हरिश्चंद्र की बात करें, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। एक व्यक्ति है, जब से अपन बात करते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, नाम ही जुड़ा हुआ है उसके आग से, क्योंकि उसने कभी भी अपने जो चचेरे भाई थे उनके साथ में भी कभी विश्वासघात नहीं किया था। तो इस आधार पर जो भी उन्होंने सहर्ष यानी एक तरह से ऐसे वो पात्र थे यानी जो धर्म के लिए यानी उनको परिभाषित किया जाता है, धर्म के नाम से उनको जाना जाता है। तो शुरू से ही भारत की यह धारणा रही है, भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है वो किस आधार से जुड़ी हुई है? न्याय यानी धर्म से जुड़ा हुआ। धर्म और या न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा का प्राथमिक कर्तव्य माना जाता है। जैसे अपन कभी बात करते हैं चाणक्य की, इनकी पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये कहते हैं राजा एक ईश्वर के रूप में है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए राजा? यानी एक तरह से न्याय परायण होना चाहिए, किसी भी जनता में किसी समुदाय विशेष के प्रति यानी एक तरह से किसी प्रकार का न्याय नहीं करता। चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस का तर्क है कि ये चीन में दो धर्म हुए हैं, कन्फ्यूशियस और लाओ त्से, जिसे ताओ धर्म बना था। लाओ त्से एक दार्शनिक थे और कन्फ्यूशियस भी यानी एक तरह से दार्शनिक थे यहाँ पर, जिनके द्वारा यानी अच्छी अच्छी बातों का उल्लेख वहां पर किया गया है। 9th क्लास की जो पुस्तक है उसमें यानी ये अपन पढ़ते हैं। गलत करने वालों को दंडित करें और भले लोगों को पुरस्कृत करें, यानी दंड जो गलत कार्य करते हैं, जिनके कर्म गलत है उनको दंडित किया जाए राजा के द्वारा, जो भले लोग हैं उनको यानी पुरस्कार दिए जाए, अच्छे कार्य करते हैं राष्ट्र के लिए समाज के लिए, ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, जिससे क्या और लोग भी क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, यानी उसने अच्छा कार्य किया उसको पुरस्कार मिला है राजा के द्वारा, तो अपन भी ऐसा कार्य करें। तो वहीं राजा को